हाय एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ई वे बिल। ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ होता है, जिसके पास भी जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। क्योंकि जब व्यापारी अपना कोई गुड्स सेल आउट करता है तो वो ऑब्वियसली बात है सामान उठकर जाता है, ठीक है, मतलब पोजीशन भी जाता है, ओनरशिप भी जाती है। तो जब भी सामान उठकर जाता है कुछ क्राइटेरिया होता है कि बिल तो आपने बना दिया, बट उसके साथ साथ हमें ई वे बिल भी चाहिए जो एक रजिस्टर्ड पार्टी को बनाना होता है अपने कस्टमर के लिए। ऑलराइट, तो आइए इस ई वे बिल की शुरुआत करते हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड, आपका क्लाइंट इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पता होना चाहिए। मेरे पास इसके सुंदर नोट्स अवेलेबल है, तो इसको इन नोट्स की साथ में इन नोट्स के द्वारा कवर करते हैं। ऑलराइट, चलिए आइए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं ई वे बिल की। फर्स्ट पॉइंट, वे बिल एंड ई वे बिल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये जो वे बिल है और ये जो ई वे बिल है, बेसिकली वे बिल में ई वर्ड ऐड हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक बन गया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ई वे बिल। यहां से पढ़ते हैं, वहां पे थोड़ा पेन स्लो चल रहा है। हाँ जी, ई वे बिल की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले डिफरेंस पढ़ रहे हैं ई वे बिल में वर्सेस वे बिल में। तो बेसिकली जो वे बिल है वो अब इलेक्ट्रॉनिक बनेगा और उसी को बोल रहे हैं ई वे बिल। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये वे बिल क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट विच इज एक्चुअली अ रिसिप्ट इशूड बाय ट्रांसपोर्टर। ये जो वे बिल होता है ये एक रसीद होती है। इसको कौन इशू करता है, ट्रांसपोर्टर इशू करता है। अपॉन बुकिंग ऑफ पार्सल, जब आप उससे बोलते हो कि ये मेरा सामान बम्बई पहुंचा दियो, तो आपको एक रिसिप्ट देता है कि आपका सामान मेरे पास आ गया है, उसकी एक पर्ची देता है। अपॉन बुकिंग ऑफ पार्सल कार्गो गुड्स बाय कंसाइनर फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू कंसाइनी, सामान भेजता है कंसाइनर कंसाइनी को। द वे बिल इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर एंड कैन बी यूज टू प्रूव मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इट्स ऑथेंटिसिटी। जो ये वे बिल होता है ये एक इस बात का सबूत होता है कि जो आप सामान भेज रहे हो वो अब किसको मिल जाएगा, कंसाइनी को मिल जाएगा, और ओनरशिप भी उसको मिल जाएगी। ठीक है, साथ साथ ये वे बिल क्या बताता है कि सामान एक जगह से दूसरे जगह गया है। थर्ड पॉइंट, ई वे बिल। ई वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन अ पोर्टल मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ई वे बिल की हमारी वेबसाइट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके बिहाफ पे, मतलब उस पोर्टल पे लॉगिन करके हम ई वे बिल बनाते हैं। विच इज़ टू बी कैरीड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एज एन एविडेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये ई वे बिल क्या है, देखो वे बिल पे भी हमने क्या पढ़ा था कि वे बिल एक सबूत है ओनरशिप का, और सामान एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा रहा है उसका एक ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट है। और ई वे बिल भी क्या है, ई वे बिल एक पोर्टल पे जनरेट होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी चलाता है या जो शिप चलाता है या जो जहाज चलाता है उसके पास प्रूफ होता है कि ये सामान मैंने इस पार्टी से लिया और ये सामान अब इस पार्टी को जा रहा है। ठीक है, सो ई वे बिल इज पार्ट ऑफ जीएसटी कंप्लायंस system which is mandatory upon movement of goods beyond a particular limit of consignment value। देखो यहाँ पे ना सबको ई वे बिल नहीं बनाना। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा के लाए अपने घर, या आप कुछ कपड़ा लाए अपने घर, सब चीज़ पे ई वे बिल नहीं है। कुछ लिमिट्स है, कुछ क्राइटेरिया है
कि जिन सामान का ई वे बिल बनेगा ही बनेगा। अभी वैसे मेरे पास एग्जाम्पल मतलब मेरे इस वाले डेस्कटॉप में नहीं है, मेरे फ़ोन में एक ई वे बिल ज़रूर है। अगर आपको मैं स्क्रीन पे मतलब कि फ़ोन से दिखाऊं, इफ़ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, देखो अगर आपको दिख रहा हो, ये ई वे बिल होता है। वैसे आपको नहीं दिख रहा है। ई वे बिल हम जनरेट करते हैं, इसमें बार कोड होता है, भेजने वाले का डिटेल होता है, लेने वाले का डिटेल होता है, सामान का HSN होता है, क्वांटिटी होती है, टैक्सेबल वैल्यू होती है, ट्रांसपोर्टर का नाम, ट्रांसपोर्टर की गाड़ी नंबर होती है, और उसके बाद अमाउंट भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक ई वे बिल का परफॉर्मा है। आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत है तो। हाँ जी, तो फोर्थ पॉइंट दोबारा पढ़ेंगे। सो ई वे बिल इज पार्ट ऑफ GST कंप्लायंस। ये एक GST ने मैंडेटरी कर दिया। वे बिल मैंडेटरी नहीं था GST के अंदर, ठीक है, या इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, बट ई वे बिल मैंडेटरी कर दिया GST कंप्लायंस ने, विच इज मैंडेटरी अपॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। सबको नहीं बनाना, ध्यान रखना, सबको ई वे बिल नहीं बनाना, एक लिमिट है, उसके परे जाते ही आपको ई वे बिल बनाना है। क्या लिमिट से क्या क्राइटेरियाज है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक नंबर 1। हाँ जी, क्या था ये हमारा टॉपिक नंबर 1। अब आइए चलते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 2 पर। ये रहा टॉपिक नंबर 2। क्या कहता है, आइए एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल हैज रिजल्ट इन, ये फर्स्ट पॉइंट आपको यहां पर है, ई वे बिल हैज रिजल्ट इन एबॉलिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट सिस्टम प्रीवियसली फाउंड नियर द स्टेट बॉर्डर्स। ई वे बिल ने क्या किया, जो चेक पोस्ट पे बैटरी मार मार के गाड़ियाँ चेक होती थी उसको अब रिमूव कर दिया। वैसे आज भी होता है क्योंकि पुलिस वाले तो मानते नहीं पैसे लिए बगैर। तो ई वे बिल हैज़ रिजल्टेड इन एबॉलिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट सिस्टम प्रीवियसली फाउंड नियर द स्टेट बॉर्डर। क्योंकि अब अगर आपके पास ई वे बिल है तो आप वो उसको दिखाकर फिर आपकी गाड़ी कोई भी चेक नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कोई गुनाह ना हो। सेकंड पॉइंट, इट हैज़ रिजल्टेड इन द फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स बिकॉज वेरिफिकेशन कैन बी डन यूजिंग हैंड हेल्ड डिवाइसेस विद इन द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। गाड़ी का नंबर डालकर या जो बिल आपके पास ई वे बिल है उसका बारकोड स्कैन कर कर सारी डिटेल्स आ जाती है जो भी चेकिंग करता है। थर्ड पॉइंट, इट हैज़ इम्प्रूव्ड टर्न अराउंड टाइम फॉर द ट्रांसपोर्टर्स रिजल्ट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर देम। भाई जब आने जाने में थोड़ा टाइम सेव हो गया तो ट्रांसपोर्टर और काम कर सकता है और किसी का माल ले जा सकता है और ला सकता है, तो इससे उसकी इकोनॉमी भी बढ़ी। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ई वे बिल। छोटे छोटे टॉपिक है हमारे ये, और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ई वे बिल का। आपका टॉपिक नंबर 3 आता है हु कैन जनरेट ई वे बिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन जनरेट कर सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रजिस्टर्ड सेलर जनरेट करता है ई वे बिल, बट उसके अलावा और कोई भी लोग ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। हु कैन जनरेट ई वे बिल। ई वे बिल कैन बी जनरेटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए 3 लोग, सेलर, बायर, ट्रांसपोर्टर। जिसको भी खतरा लग रहा है, जो डर रहा है, वो लोग ई वे बिल बना सकते हैं। सेलर को डर लग रहा है कि मेरा माल पकड़ा जाएगा, भाई तू बना ले। बायर को डर लग रहा है कि मेरा माल क्या पता मुझ तक ना पहुंचे, तू बना ले। ट्रांसपोर्टर को डर लग रहा है कि कभी मुझे ना धर ले, तो तू बना ले। ठीक है, ई वे बिल इज जनरली जनरेटेड बाय सप्लायर। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में सप्लायर बनाता है क्योंकि माल उसके यहाँ से जाता है।
ओनली बट इफ इट इज नॉट जनरेटेड बाय सप्लायर, अगर सेलर ने सप्लायर ने ई वे बिल जनरेट नहीं किया, देन रिसीवर कैन डू द सेम, रिसीवर और ट्रांसपोर्टर कोई भी इन दोनों में से ई वे बिल बना सकता है। हाउएवर इफ बोथ सप्लायर एंड रिसीवर डू नॉट जनरेट ई वे बिल, देन ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट ई वे बिल। ठीक है, पहले सबसे पहले हम देखेंगे सेलर ने बनाया कि नहीं, फिर हम देखेंगे बायर ने बनाया कि नहीं। अगर दोनों ही नालायक निकले तो ट्रांसपोर्टर को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका टॉपिक नंबर 4। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन जनरेटिंग ई वे बिल। जब आप पोर्टल पे जाओगे और ई वे बिल बनाने की कोशिश करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, क्या आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? आइए एक बार चेक करते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल टू हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास जीएसटी है तभी आप ई वे बिल की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन गिव्स अस अ फैसिलिटी टू जनरेट ई वे बिल आइदर एज अ सप्लायर और एज अ रिसीवर और एज अ ट्रांसपोर्टर। जब आप ई वे बिल की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर ऑप्शन होगा कि आप जो ई वे बिल जनरेट कर रहे हो, आप बायर हो, आप सेलर हो या आप ट्रांसपोर्टर हो, तो आप ड्रॉप डाउन में से जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी आप वो कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, मैं इस लेक्चर के बाद एक बार आपको ये वेबसाइट पर लेकर चलूँगा, अगर मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड हुआ तो। ठीक है, आपको बताऊंगा कि कैसे ई वे बिल की वेबसाइट पर आते हैं, मैं पक्का बताऊंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ ट्रांसपोर्टर नीड्स टू जनरेट ई वे बिल but does not have GST registration, then there is a facility of obtaining an alternate registration number different from GST number। अगर एक ट्रांसपोर्टर ई वे बिल रजिस्टर बनाना चाहता है, बट वो जो फटफट सवारी है, वो जो छोटा हाथी है, वो जो ऑटो वाला है, उस पर कहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, वो क्या करेगा? तो वो एक दूसरा रजिस्ट्रेशन ले ले जो जीएसटी से बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम जीएसटी नंबर, विच इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए होता है, हु आर नॉट रजिस्टर्ड, जिनके पास जीएसटी नहीं है। सच ऑल्टरनेट नंबर इज नोन एज ट्रांजिन। इस ऑल्टरनेट नंबर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिन। फुल फॉर्म याद रखना, क्या पता आपसे एमसीक्यू में या इंटरव्यू में पूछ ली जाए। ट्रांसपोर्टेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस नंबर विल वर्क एग्जैक्टली एज जीएसटी नंबर एंड कैन बी यूज टू जनरेट ई वे बिल। ऑलराइट, चलिए, देयर इज वन मोर फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक और फैसिलिटी है, क्या? इफ अ ट्रांसपोर्टर हैज मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, हर एक राज्य में आपके अलग अलग जीएसटी नंबर है, देन सच ट्रांसपोर्टर में फेस अ डिफिकल्टी ऑफ एंटरिंग रेलेवेंट जीएसटी नंबर इन ई वे बिल। तो वो कभी कभार कन्फ्यूज हो सकता है कि मैं कौन से जीएसटी नंबर से ई वे बिल बनाऊं, ठीक है, किसके माध्यम से लॉगिन करूं। देन सच ट्रांसपोर्टर इज अलाउड टू ऑब्टेन common enrollment number which can be used to generate e-way bill for all his GST number. This will increase ease of operation for such transportation। तो तेरे पास 28 जीएसटी नंबर है, तो एक काम कर, कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले ले ई-वे बिल के प्लेटफॉर्म पर, ई-वे बिल की वेबसाइट पर, और फिर तू एक ही जीएसटी नंबर से ई-वे बिल बना ले। ऑलराइट, चलिए, ये आपका था टॉपिक नंबर 4 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब आपका आता है टॉपिक नंबर 5 जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 5 ये क्या कहता है?
ई वे बिल कब बनाना है, कब जरूरत है ई वे बिल की, व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। आइए, ई वे बिल इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स, ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ध्यान देना, टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल गुड्स टेक प्लेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जा रहा है, यूपी से यूके जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। एंड वैल्यू क्या है, वैल्यू एक्सीड है 50,000 के, वैल्यू एक्सीड है 50,000 के। ये दोनों कंडीशन अगर पूरी हो जाती है, फर्स्ट सेकंड, तो फिर क्या करना है दोस्तों, ई वे बिल बनाना है। नीड टू जनरेट ई वे बिल। ठीक है, आइए पढ़ते हैं आगे। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है, ई वे बिल इज कंपल्सरी व्हेन स्टेट बॉर्डर एज वेल एज लिमिट ऑफ कंसाइनमेंट बोथ आर क्रॉस्ड। राज्य तो क्रॉस हो गए, सामान है 49,000 का या 49,999 का या 50,000 का, तो सेकंड लिमिट एक्सीड नहीं हुई, 50,000 की वैल्यू एक्सीड नहीं हुई, तो ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ई वे बिल इज नेसेसरी ऑन ऑल सच मूवमेंट ऑफ गुड्स विच आर क्रॉसिंग स्टेट बॉर्डर विद वैल्यू ऑफ मोर देन 50,000। It does not matter whether such movement is supply or not। अरे बाप रे बाप, मैंने तो अपना उत्तर प्रदेश से घर उत्तराखंड में शिफ्ट किया, मेरे घर का पूरा फर्नीचर, फ्रिज, एसी सब उठकर जा रहा है, वैल्यू भी 50,000 से ज़्यादा की है, तो भी मुझे ई वे बिल बनाना है। हाँ, क्योंकि ये कह रहे हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो सेल है या नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या देखनी है, मूवमेंट। ठीक है, यूपी से उत्तराखंड और 50,000 से ज़्यादा, ये तीन चीज़ हमें देखनी है, सेल है या नहीं है हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ई वे बिल बनाना पड़ेगा। इट ऑल्सो डज नॉट मैटर वेदर कंसिडरेशन इज प्रेजेंट और नॉट, बदले में पैसा मिला है या नहीं मिला उससे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ तीन चीज़ देखनी है, मूवमेंट, बॉर्डर क्रॉस और आपकी लिमिट 50,000 से ज़्यादा की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सी पॉइंट, कंसाइनमेंट वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लिमिट ऑफ ₹50,000 विल इंक्लूड ओनली टैक्सेबल गुड। एक गाड़ी में, एक ट्रक में दालें जा रही थी जो कि एग्जम थी, साथ में कुछ टैक्सेबल सामान जा रहा था जैसे साबुन, सरफ। तो गाड़ी में 50,000 से ज़्यादा का माल है कि 50,000 से कम का माल है, सिर्फ और सिर्फ साबुन, सरफ जो टैक्सेबल आइटम है उनको क्लब करके देखा जाएगा, एग्जम्प्टेड वालों को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, एग्जम्प्टेड एंड नॉन टैक्सेबल वाली भी नहीं देखी जाएगी। Goods will not form part of consignment value। All right, चलिए D point, consignment value will be after including GST component। मतलब आप कह रहे हो 51,000 का माल है बट उसमें 10,000 की GST भी तो है, हम कह रहे हैं हम तो GST जोड़ के देखेंगे, कंसाइनमेंट वैल्यू जोड़ कर देखेंगे कि 50,000 के एक्सीड हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन प्रैक्टिकल आया, इस पे ही आएगा। आपके फूफा जी, मौसा जी, चाचा, ताऊ, आपके दोस्त ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो वो यहीं से आएगा और यहीं से ही आप उनकी बोलती बंद करा सकते हो। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर, टॉपिक नंबर 6। आइए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 6, रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल अपॉन इंट्रा स्टेट मूवमेंट। अब क्या हो रहा है,
मूवमेंट हो रही है, यूपी से यूपी हो रही है, तो क्या अभी भी ई वे बिल बनाना है? आइए पढ़ते हैं। बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ ई वे बिल इज टू मॉनिटर मूवमेंट ऑफ गुड्स बियॉन्ड स्टेट बॉर्डर। जो ये ई वे बिल का कॉन्सेप्ट लाया गया, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, इसके पीछे बेसिक मोटिव यही था कि हमको ट्रैक करना है कि राज्य टू राज्य कितना मूवमेंट हो रहा है सामान का। विच इज़ वाई ई वे बिल इज कंपल्सरी अपॉन इंटर स्टेट मूवमेंट, मतलब यूपी टू यूके मूवमेंट ऑफ गुड्स वैल्यू मोर देन 50,000। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड। राज्य सरकार, यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार, इनके पास शक्ति है। क्या शक्ति है? टू मेक ई वे बिल एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एज वेल। अगर ये चाहे तो इंट्रा स्टेट मतलब यूपी टू यूपी जो भी सामान जाएगा जिसकी वैल्यू 50,000 से एक्सीड होगी, उस पर भी ये ई वे बिल लगा सकते हैं। ठीक है। ईच स्टेट इन इंडिया इज एम्पावर्ड टू नोटिफाइड इंडिविजुअल लिमिट्स। हर राज्य के पास अपनी खुद की आज़ादी है, वो चाहे तो अपनी इंडिविजुअल लिमिट्स को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकती है। जब हमारा कानून आता है तो इसमें दो फर्दर कानून है, CGST जो सेंट्रल बनाएगा और SGST। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है SGST। ये चाहे तो कोई भी कानून बना सकते हैं, मतलब ये नहीं कि कुछ भी बना दिया, जहाँ जहाँ पर इनके पास शक्ति है ये मॉडिफिकेशन कर सकती है। दोबारा पढ़ते हैं। ईच स्टेट इन इंडिया इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई इंडिविजुअल लिमिट्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू बियॉन्ड विच, जिसके परे ई वे बिल मैंडेटरी है, बियॉन्ड विच ई वे बिल गेट्स कंपल्सरी। दिस मीन्स इंट्रा स्टेट मूवमेंट with or without ई वे बिल is dependent upon state government orders। ठीक है। तो इंट्रा स्टेट में हमने क्या पढ़ा? इंट्रा स्टेट में हमने यही पढ़ा, डिपेंड अपॉन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है वो क्या रूल बनाएंगे, उसके बिहाफ पर ई वे बिल बन जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, डिपेंड अपॉन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये जो अगला टॉपिक है ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहता है अगर आप नीचे दिए गई कैटेगरी में फंस गए तो आपको कंपलसरी ई वे बिल बनाना है, चाहे ऊपर कुछ भी हुआ, ऊपर आपने कुछ भी पढ़ा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्या है आइए देखते हैं। Following are the two situations in which e-way bill is mandatory even if the consignment value does not exceed 50,000। ऐसी क्या दो मैंडेटरी कंडीशन है? एक तो इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो एग्जांपल दे रहा हूं वो है वैसे एग्जम्प्ट है, मैं फिर भी देता हूं। गेहूं जाता है चक्की में आटा पीसने के लिए, तो अगर प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल हूं, अपने घर का मैंने गेहूं दिया चक्की वाले को, जॉब वर्कर वाले को कि भाई आटा पीस के दे दियो, या फिर कोई भी ऐसा फ्रीलांसिंग काम जो प्रिंसिपल किसी और से कराता है और राज्य क्रॉस होता है, प्रिंसिपल सामान भेजता है अपने जॉब वर्कर को और राज्य क्रॉस होता है, तो मैंडेटरी ई वे बिल बनाना है। ठीक है। दूसरा केस, और इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। कोई जैसे आप जाते हो जयपुर की तरफ, कहीं भी जाते हो आप, रास्ते में हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनते हैं, तो उनके पास जीएसटी तो नहीं होता। ठीक है। वो पर्सन क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो अगर वो अपने हैंडीक्राफ्ट दिल्ली की किसी शॉप पर भेजते हैं तो उस केस में भी ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। अब अगर वो हैंडीक्राफ्ट वाला नहीं बना रहा तो सेलर बनाए,
अगर सेलर नहीं बना रहा तो ट्रांसपोर्टर बनाए। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि कहाँ पर कंपलसरी ई वे बिल लगेगा। तो एक तो प्रिंसिपल जब जॉब वर्कर को सामान भेजेगा राज्य क्रॉस होगा, और जब हैंडीक्राफ्ट वाला जो जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है, जो जीएसटी से एग्जम्प्ट है, वो अगर राज्य टू राज्य सामान भेज रहा है किसी दूसरे राज्य में, तो वहाँ पर भी ई वे बिल लगेगा। अब हैंडीक्राफ्ट वाला नहीं बना रहा तो वो बनाए, बायर बनाए, रिसीवर बनाए, वरना ट्रांसपोर्टर बनाए। ऑल राइट, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 क्या कहता है? ई वे बिल इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। ये वाला ई वे बिल भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी लास्ट में, मैं पक्का दिखा के जाऊंगा, डोंट वरी। बिल टू शिप टू में क्या होता है? मेरा एड्रेस है चांदनी चौक का, मतलब यहाँ पे देख लो सेलर, ओहो पेन बड़ा मोटा है, ये लेते हैं सेलर। ठीक है, सेलर कहाँ का है? चांदनी चौक का। ठीक है जी। बायर कहाँ का है? बनारस का। सेलर ने बायर को माल बेचा, सेलर ई वे बिल बनाएगा। बायर कहता है, बायर बोला कि जो तू ई वे बिल बनाएगा ना, वो मेरे बनारस वाले एड्रेस पे नहीं, मेरे लखनऊ वाले एड्रेस पे बना दे। तो जब ई वे बिल बनता है ना दोस्तों, ई वे बिल में 2 एड्रेस होते हैं, मतलब 2 डब्बे होते हैं, बिल टू और शिप टू। कुछ भी फर्क नहीं है, बस डिटेल भरने का फर्क है, और जो भी हमने ऊपर पढ़ा सब कुछ बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस क्या होगा, बिल टू शिप टू की डिटेल आ जाएगी कि बिल किसे करा और सामान पहुंचा किसके पास। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। बिल टू शिप टू में जो बायर होता है वो सेम होता है, सेम जीएसटी नंबर होता है, बस उसके 2 एड्रेस होते हैं या एक से ज़्यादा एड्रेस होते हैं। तो वो कहता है यार देख बनारस वाले गोदाम में जगह नहीं है, तो लखनऊ भेज दे माल। ठीक है, तो फिर शिप टू वाले एड्रेस पर ट्रांसपोर्टर सामान पहुंचा देगा। आइए पढ़ते हैं ई वे बिल इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। सेल 1 सेल 2, मैन्युफैक्चरर ने सेल करी होलसेलर को, होलसेलर ने सेल करी रिटेलर को। तो मैन्युफैक्चरर जो बीच का ये होलसेलर है, इसने क्या कहा कि मैन्युफैक्चरर सामान मुझे मत भेज, सामान सी को भेज दे। ए डिलीवर गुड्स टू सी अपॉन इंस्ट्रक्शन ऑफ बी। तो ये क्या है? बिल टू शिप टू। जो ए बिल काटेगा, ए बिल्ड टू बी, बट ए शिफ्ट टू सी। ए बिल काटेगा बी के नाम, बट सामान भेजेगा सी को। ये होता है बिल टू शिप टू मॉडल। ई वे बिल में कोई बदलाव नहीं होता, बस आप डिटेल चेंज कर देते हो, वहां पे डब्बे होते हैं बिल टू शिप टू के। When the transaction involves more than 1 lakh, then there can be more than 1 invoices. जब एक ट्रांजेक्शन में एक से ज़्यादा पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक से ज़्यादा लेग होते हैं, तो वहाँ पर देयर कैन बी मोर देन 1 इन्वॉइसेस। तो वहाँ पर एक से ज़्यादा इन्वॉइस बन सकते हैं। सपोज अ पर्सन प्लेसेस एन ऑर्डर विद अ सप्लायर फॉर सम गुड्स। मान लो एक व्यक्ति ने एक ऑर्डर लिखवाया अपना सेलर को किसी भी सामान का। सब्सिक्वेंटली सच सप्लायर प्लेस्ड ऑर्डर फॉर सेम गुड्स विद मैन्युफैक्चरर। मैंने फ़ोन किया सोफ़ा वाले को कि मेरे को ये सोफ़ा चाहिए, सोफ़ा वाले ने जो सोफ़ा बनाता है उसको फ़ोन किया कि मेरे को ये सोफ़ा चाहिए। तो फिर क्या होगा, आगे पढ़ो। जो मैन्युफैक्चरर वाला है वो सीधा सोफ़ा मेरे को भेज देगा। पर्सन ने ऑर्डर किया सप्लायर को, सप्लायर ने ऑर्डर किया मैन्युफैक्चरर को। इन दिस केस देयर विल बी 2 सेल्स डन बाय सप्लायर। यहाँ पे 2 सेल है, एक सेल तो सप्लायर की है, एक सेल
मैन्युफैक्चरर की है। सप्लायर इज सेलिंग टू द पर्सन यानी कि मुझे, कस्टमर को, एंड मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग टू सप्लायर यानी कि सेलर को। मैन्युफैक्चरर दुकान वाले को बेच रहा है, दुकान वाला मुझे बेच रहा है। अब देखते हैं दोबारे, ये मैं हूं, मी, ये सेलर है और ये मैन्युफैक्चरर है। पर्सन ने ऑर्डर किया सप्लायर को, सप्लायर ने ऑर्डर किया मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने एक इनवॉइस काटा सप्लायर के नाम और फिर सप्लायर ने एक इनवॉइस काटा पर्सन के नाम, मेरे नाम। इट इज ट्रू, ये बात सच है, दैट इन दिस मॉडल ऑफ ट्रांजेक्शन देयर आर टू इनवॉइसेस बट देयर विल बी जस्ट वन ई-वे बिल एज द गुड्स आर मूविंग ओनली वंस। यहाँ पे बिल तो दो है, बिल 1, बिल 2, बट जो ई-वे बिल है वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, इट इज ट्रू दैट इन दिस मॉडल ऑफ ट्रांजेक्शन देर आर टू इनवॉइसेस बट देयर विल बी जस्ट वन ई-वे बिल एज द गुड्स आर मूविंग वंस। सोफा एक बारी मूव हो रहा है, दैट इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द पर्सन, क्योंकि सीधा मैन्युफैक्चरर से मेरे पास आ रहा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन किसने दी, सप्लायर ने, कि सोफा 4 नंबर मकान में भेज दियो चांदनी चौक में। अब दोबारा पढ़ लो एग्जाम्पल, ये मैं हूं, ये सेलर है और ये मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, मैंने ऑर्डर दिया सप्लायर को, सप्लायर ने ऑर्डर दिया मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने बिल दिया सप्लायर को, सप्लायर ने बिल दिया मुझे कि ये लो आपके सोफे का बिल, और सोफा कल तक आपके पास पहुंच जाएगा। तो मतलब मैन्युफैक्चरर सीधा का सीधा मेरे को सोफा दे देगा। तो जब मैन्युफैक्चरर ई-वे बिल बनाएगा तो बिल 2 में डालेगा सेलर का एड्रेस और शिप 2 में डालेगा माई एड्रेस। ठीक है, शिप 2 में डालेगा माई एड्रेस। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए अब आपका टॉपिक नंबर 8 होता है खत्म। लेट्स मूव ऑन टॉपिक नंबर 9। ये रब कर देता हूं यहां से। टॉपिक नंबर 9 ये क्या कहता है, आइए टॉपिक नंबर 9 कहता है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई-वे बिल। अभी ई-वे बिल दिखाऊंगा ना आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा कि क्या क्या हमारे ई-वे बिल में होती है। ऑलराइट, चलिए इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई-वे बिल। ऑलराइट, ई-वे बिल इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म नंबर, याद रखना फॉर्म नंबर आपसे एमसीक्यू में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। EWB 01 फॉर्म नंबर ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है। ई-वे बिल हैज़ 2 पार्ट्स। ई-वे बिल में ना 2 पार्ट होते हैं, मतलब बिल में बाइफर्केशन होता है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए कंटेन्स डिटेल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, पार्ट ए कंटेन्स डिटेल अबाउट कंसाइनमेंट, HSN, किलो, सामान का नाम, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल रेट और आपका नेट वैल्यू। पार्ट बी में डिटेल होती है ट्रांसपोर्टेशन की, उसकी आईडी, उसकी गाड़ी का नंबर, उसका नाम। 4th पॉइंट, कंसाइनमेंट डिटेल विल इंक्लूड डिटेल्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनमेंट डिटेल में क्या होती है डिटेल, सेलर की डिटेल, बायर की डिटेल, शिप 2 की डिटेल, एड्रेस, GST नंबर, नाम। कंसाइनर वैल्यू होती है ऑफ कंसाइनमेंट, टैक्स डिटेल्स होती है, एटसेट्रा। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स विल इंक्लूड व्हीकल डिटेल्स एटसेट्रा। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 क्या कहता है, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवेज। जो ये मालगाड़ी होती है क्या इनको ई-वे बिल बनाना होता है? आइए, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1,
Railways need not to carry e-way bill during transportation of goods even if applicable. रेलवे एग्जम्प्ट है ट्रांसपोर्ट मतलब ई वे बिल बनाने से, ठीक है, चाहे लिमिट क्रॉस हो रही हो या लिमिट क्रॉस नहीं हो रही हो, क्योंकि जब एक माल रेलगाड़ी में लोड होता है तो उससे पहले दुनिया भर की डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो इसलिए ई वे बिल यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया। और एक डब्बे में 50,000 का नहीं 50 लाख से भी ज़्यादा का माल होता है, तो किस किस के लिए ई वे बिल बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर ई वे बिल नहीं है मैंडेटरी। रेलवे जस्ट नीड टू वेरीफाई ई वे बिल एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिलीवरी टू कंसाइनी, गुड्स शुड नॉट बी डिलीवर्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल। बट जो रेलवे स्टेशन जाके माल प्राप्त करेगा उसको ई वे बिल दिखाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्टर के ऊपर कोई भी ओब्लिगेशन नहीं है ई वे बिल की, यहाँ पर सेलर और कंसाइनी के ऊपर है, सेलर बनाए या कंसाइनी बनाए मतलब रिसीवर बनाए, क्योंकि रिसीवर को सामान बगैर ई वे बिल दिखाए नहीं मिलेगा। ऑलराइट, चलिए आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 11। टॉपिक नंबर 11 क्या कहता है? व्हेन पार्ट बी इज नॉट नेसेसरी इन ई वे बिल। जो ई वे बिल का पार्ट बी होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल होती है, वो कहाँ पर भरना जरूरी नहीं है। आइए पढ़ते हैं। इफ एंड ओनली इफ ट्रांसपोर्टेशन इज डन विद इन स्टेट यूपी टू यूपी फॉर अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर अप टू 50 किलोमीटर traveling, e-way bill may or may not have details in part number B in following two cases। पार्ट बी की डिटेल नहीं डालनी। पहली कंडीशन सेम राज्य में सामान मूव हो रहा है, दूसरी कंडीशन अप टू 50 किलोमीटर है, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है? अगर मैं यहाँ पर नंबर दूं फर्स्ट सेकंड, तीसरी कंडीशन क्या है? या तो ये या ये। मूवमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर। आपकी दुकान से सामान ट्रांसपोर्टर की जगह पर जा रहा है जहां पे गाड़ी खड़ी है, तो फिर ट्रांसपोर्टर की डिटेल मतलब पार्ट बी की आवश्यकता नहीं है। देखो पार्ट बी किस लिए होता है? ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल के लिए, ठीक है। या फिर मूवमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू द प्लेस ऑफ कंसाइनी, तो भी ट्रांसपोर्ट वाले की डिटेल भरना जरूरी नहीं है। सर आपने तो बोला था कि जब विद इन स्टेट माल जाता है तो कोई भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हमने कुछ कंपलसरी रूल भी पढ़े थे ना कि वहाँ पर आपको मैंडेटरी ई वे बिल बनाना ही बनाना है। तो अगर आप यहाँ पे फंस गए, अगर आप यहाँ पर भी नहीं फंसे तो भी एक कहीं पर भी आप फंस गए तो पार्ट भी आपको कहाँ पर नहीं भरना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल, सेलर दिल्ली का है, ट्रांसपोर्ट डिपोट भी दिल्ली में है, यानी कि इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है और अप टू 50 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है। मूवमेंट हुई आपकी, तो यहाँ पर ई वे बिल का पार्ट ए आप बना सकते हो, बट ई वे बिल का पार्ट बी मैंडेटरी नहीं है। फिर दूसरी मूवमेंट हुई दिल्ली से लेकर बनारस, तो ये तो आपका क्या हो गया? बियॉन्ड द स्टेट, तो यहाँ तो पार्ट ए भी बनाना है और पार्ट बी भी बनाना है। फिर बनारस से बनारस दोबारा मूवमेंट हुई, बट जो सामान है वो अप टू 50 किलोमीटर है, तो ई वे बिल का पार्ट ए बनाना है और पार्ट बी नहीं बनाना। और मैं तो कह रहा हूँ सेम स्टेट है तो पार्ट ए भी मत बनाओ, क्योंकि हमने पढ़ा था कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार दोबारा पढ़ लो, जहाँ पे हमारा टॉपिक था इंट्रा स्टेट में। इंट्रा स्टेट में पूरा का पूरा जो फैसला है वो किसके ऊपर है? वो सिर्फ और सिर्फ आपका किसके ऊपर है? राज्य सरकार के ऊपर, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
थोड़ा पेन चेंज करते हैं, बोर हो गया मैं इस पेन से। टॉपिक नंबर 12, यूनिक ई वे बिल नंबर। अभी ई वे बिल दिखाऊंगा, उस पर दिखाऊंगा यूनिक ई वे बिल होता है 12 डिजिट का, ठीक है। ईच ई वे बिल कैरीज आ 12 डिजिट ई वे बिल नंबर, जो कि बिल्कुल यूनिक होता है, ठीक है। चलिए टॉपिक नंबर 13 क्या कहता है, आइए एक बार पढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर और अनदर ट्रांसपोर्टर, मतलब एक गाड़ी से माल दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा। इफ फॉर एनी रीजन गुड्स आर टू बी शिफ्टेड, गुड्स आर टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, देन मे बी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, गाड़ी खराब हो गई इन व्हीकल, और चेंज ऑफ ट्रांसपोर्टर, गाड़ी मतलब ये वाली गाड़ी आगे नहीं जा सकती, कोई बड़ी गाड़ी वहाँ पे चाहिए, कोई भी रीज़न हुआ, आपकी लॉरी चेंज हुई, देन फ्रेश ई वे बिल नीड नॉट टू बी मेड, फ्रेश ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। द सेम ई वे बिल कैन बी अमेंडेड, उसी ई वे बिल को आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, मतलब पार्ट बी में उसकी डिटेल चेंज कर दो, पोर्टल पे जाओ, लॉगिन करो, पार्ट बी की डिटेल चेंज करके दोबारा से प्रिंट निकाल लो, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 14, कंसोलिडेटेड ई वे बिल, मतलब बहुत सारे सामान का इकट्ठा ई वे बिल बन सकता है या नहीं, क्या लिमिट है, क्या है ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल, आइए पढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड ई वे बिल इज एन ई वे बिल in which details of multiple e-way bill are mentioned। ई-वे बिल में, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल में जो डिटेल्स होती है वो होती ई-वे बिल की ही है, मतलब पहले ई-वे बिल तो बनेगा ही बनेगा, बाद में उसका कंसोलिडेशन हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों होगा, आइए पढ़ते हैं। समटाइम्स ट्रांसपोर्टर में कैरी द गुड्स ऑफ मोर देन वन कंसाइनर्स टू बी डिलीवर्ड टू मोर देन वन कंसाइनी। एक ट्रक है, उसमें इसका भी सामान है, इसका भी सामान है, इसका भी सामान है, इसको जाना है, उसको जाना है, इसको जाना है, तो ट्रांसपोर्टर के पास बहुत सारे ई वे बिल इकट्ठे हो गए, ठीक है। इन सच केस सेम व्हीकल विल बी कैरिंग गुड्स विद और विदाउट सेपरेट ई वे बिल मेड बाय डिफरेंट कंसाइनर ऑब्लिक कंसाइनी, ठीक है। तो एक गाड़ी में सबका माल पड़ा हुआ है, उन पे अब कैसे पता करें इस ई वे बिल का माल कौन सा है, इस ई वे बिल का माल कौन सा है, ट्रांसपोर्टर वाला तो पागल हो जाएगा। सो ट्रांसपोर्टर विल मेक अ सिंगल ई वे बिल फॉर ऑल सच कंसाइनमेंट इन फॉर्म नंबर EWB02। तो जब आपको पुलिस वाला पकड़ेगा तो आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल दिखा दो और आप बच जाओगे। ये किस फॉर्म में बनेगा, EWB02। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल विल बी काउंटेड फ्रॉम सेपरेट ई वे बिल। देखो ई वे बिल की है ना वैलिडिटी होती है, कितने दिन तक वैलिड होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कंसोलिडेटेड ई वे बिल जब आपने बना लिया तो वैलिडिटी उन सेपरेट बिल के हिसाब से ही देखी जाएगी, आपके कंसोलिडेशन की वैलिडिटी कोई भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। सेपरेट ई वे बिल ऑफ ईच कंसाइनमेंट because consolidated e-way bill does not have any separate validity period। ऑल राइट, चलिए एग्जाम्पल देख लो। ये एक ट्रांसपोर्टर है, इसकी एक गाड़ी है, मैं गाड़ी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसकी एक गाड़ी है, सेलर 1 ने अपना सामान दिया, सेलर 2 ने, सेलर 3 ने, सेलर 4 ने, सब ने 50-50 हज़ार से ज़्यादा कर दिया, मतलब सब ने क्या जनरेट किया, ई वे बिल। ई वे बिल 1, ई वे बिल 2, ई वे बिल 3, ई वे बिल 4। अब एग्रीगेट जब आपका 50,000 से ज़्यादा है, मतलब कि ये सेलर किसी इसको देंगे, ये इसको देंगे, ये इसको देंगे, ये इसको देंगे, तो ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है, इन सबको मिलाकर एक कंसोलिडेट ई वे बिल बना सकता है। ऑल राइट, चलिए
आइए चलते आगे, टॉपिक नंबर 15। टॉपिक नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल। अरे जैसे ई वे बिल बनाते हो भाई, आपकी सेल कैंसिल हो गई, गाड़ी खराब हो गई, बायर ने सामान रिजेक्ट कर दिया, सामान खराब हो गया, बारिश आ गई, कोई भी रीज़न है, तो ई वे बिल आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल वंस जनरेटेड कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर। 24 घंटे कहाँ से, जिस टाइम आपने बनाया 12:24 में बनाया, तो 12:24 से 24 घंटे के अंदर अंदर आप ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हो। 24 आवर्स ऑफ जनरेशन टाइम। However, e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit. अगर सामान चल चुका तो फिर ई वे बिल कैंसिल नहीं होगा। क्यों? अगर पकड़ा गया गाड़ी और ई वे बिल मिला कैंसिल तो पिटाई होगी। आफ्टर 24 आवर्स ई वे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड, और 24 घंटे के बाद भी ई वे बिल कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, बट इट्स पार्ट भी कैन बी अपडेटेड ड्यूरिंग 15 डेज टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन। बट हाँ, आप 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन का समय पार्ट बी को एडिट कर सकते हो, अगर ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल कुछ आपको एडिट करनी है। ऑलराइट, पॉइंट क्लियर है। चलिए, अब ये टॉपिक तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ई वे बिल की वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी मतलब इन टर्म्स ऑफ डेज, और बहुत ही कम डेज होते हैं। आइए देखते हैं। Validity period means the total duration during which the e-way bill remains valid, which also means that transport should be completed by that time. इसका मतलब है ई-वे बिल जब बनेगा तो एक समय के लिए वो वैलिड होगा, उसके अंदर ही आपको सामान पहुंचाना है कंसाइनी को। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको नया ई वे बिल बनाना पड़ेगा। वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल इज एज फॉलोज। इसको मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या वैलिडिटी है, आइए एक बार पढ़ते हैं। फॉर ओवर डायमेंशनल कार्गो, मतलब कार्गो की लेंथ लंबाई 16 मीटर से अगर ज़्यादा की है गाड़ी, मतलब ट्रक की लंबाई, जो भी आप जिसके माध्यम से भी आप सामान भेज रहे हो, वो 16 मीटर से ज़्यादा की है। वैलिडिटी पीरियड इज़ 1 डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर। मतलब अगर आपकी डिस्टेंस है 19 किलोमीटर कंसाइनर से कंसाइनी की, तो जो ई वे बिल है वो आपका 1 दिन तक वैलिड होगा। अगर आपकी जो किलोमीटर का डिस्टेंस है वो है 22 किलोमीटर, तो ई वे बिल 2 दिन के लिए कैलकुलेट होगा, मतलब 2 दिन के लिए वैलिड होगा। अगर आपकी है 40 किलोमीटर तो 2 दिन के लिए वैलिड होगा। अगर आपकी है 41 किलोमीटर तो 2 दिन के लिए वैलिड होगा, 3 दिन के लिए वैलिड होगा। तो हर एक 20 किलोमीटर के लिए वैलिडिटी 1 दिन की होती है। आफ्टर 20 किलोमीटर 1 एडिशनल डे फॉर ईच ब्लॉक ऑफ 20 किलोमीटर और पार्ट, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर आपकी गाड़ी की लेंथ अप टू 16 मीटर है, तो क्या वैलिडिटी होगी? फॉर व्हीकल अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, वैलिडिटी पीरियड इज 1 डे फॉर 200 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है, जो लंबी गाड़ी होती है वो थोड़ा धीरे चलती है, तो 20 किलोमीटर हम मानते हैं कि वो एक ही दिन में जा पाएगी, और जो छोटी गाड़ी होती है वो हम मान रहे हैं कि वो 200 किलोमीटर ही आना जाना, 200 किलोमीटर ही जाना, आना नहीं, क्योंकि ई वे बिल तो सामान जाने का बनता है ना। 200 किलोमीटर एक दिन में ही पहुंच जाएगी, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है,
तो 200 किलोमीटर एक दिन, और उसके अलावा उसके एक्सेस में वही 200, देखो 200 तक कितना, वन डे, 201 किलोमीटर तक कितना, टू डे, 400 किलोमीटर तक कितना, टू डे, 401 किलोमीटर होते कितना, थ्री डे। ठीक है। आफ्टर 200 किलोमीटर, वन एडिशनल डे फॉर ईच ब्लॉक ऑफ 200 किलोमीटर और पार्ट। तो ये बढ़िया है, थोड़ा सा एड्रेस दूर का डाल दो, 201 कर लो तो 2 दिन मिल जाएंगे। वैलिडिटी पीरियड विल कमेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ एंटरिंग पार्ट बी एंड नॉट पार्ट ए। आपने ई वे बिल बनाकर छोड़ दिया, जनरेट भी कर दिया, बट पार्ट बी की डिटेल नहीं डाली। तो पार्ट बी की डिटेल जैसे डालोगे, फिर दोबारा रीजनरेट करोगे, तब से वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ व्हीकल इज अनेबल टू रीच द डेस्टिनेशन, जैसे मैंने बताया कि नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा, देन विदिन वैलिडिटी पीरियड, जो टाइम अलाउ हुआ था, टाइम एक्सपायर होने के बाद नहीं, जो टाइम अलाउ हुआ था, इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी अप्लाइड ऑन ई वे बिल पोर्ट, इट्स एक्सटेंशन can be applied on e-way bill portal to be approved by commissioner. कमिश्नर साहब अप्रूव करेंगे। वैलिडिटी एक्सटेंशन शुड बी अप्लाइड within 8 hour bracket, which means either in the last 8 hour of validity expire or within next 8 hour after validity expire। क्या मतलब है, वैलिडिटी एक्सटेंशन शुड बी अप्लाइड, वैलिडिटी एक्सटेंशन शुड बी अप्लाइड विद इन एन 8 hours ब्रैकेट, मतलब आप समय के अंदर नहीं पहुंच पाए तो जैसे आपका जो समय है वो रात को 10 बजे आपके ई वे बिल की जो वैलिडिटी थी वो ख़त्म होने वाली थी, आपको पता है आप पहुंच नहीं पाओगे, तो 10 बजे से 8 घंटे पहले, 10 बजे से 8 घंटे पहले, आई थिंक 2 बजे तक आप अप्लाई कर दो एक्सटेंशन का। ठीक है, या फिर 10 बजे के 8 घंटे बाद यानी कि सुबह के 6 बजे तक अप्लाई कर दो एक्सटेंशन का। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरवर्ड, यहाँ पे बैकवर्ड। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे लिखा भी है लास्ट 8 hours बिफोर एक्सपायरी। ठीक है, नेक्स्ट 8 hours बिफोर आफ्टर एक्सपायरी। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं आगे आपके कॉन्सेप्ट नंबर 17 पर। ठीक है, आइए कॉन्सेप्ट नंबर 17 क्या कहता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ई वे बिल। When e-way bill is generated by supplier, then it becomes visible to receiver and transporter. The reverse of this is also true. सेलर बनाएगा तो बायर को भी एक कॉपी मिलेगी और बायर इसको एक्सेप्ट करेगा और बायर को दिखाया जाएगा या ट्रांसपोर्टर को दिखाया जाएगा। अगर बायर या ट्रांसपोर्टर ने बनाया तो सेलर को भी भेजा जाएगा, सेलर को भी दिखाया जाएगा। It means if one party produce e-way bill, then it starts reflecting in login of opposite party as well। अरे वाह, मैंने बनाया तो बायर के पोर्टल पे दिख जाएगा, बायर ने बनाया तो मेरे पोर्टल पे दिख जाएगा, ट्रांसपोर्टर ने बनाया तो मेरे पोर्टल पे दिख जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी सेकंड पार्टी आपने डाली उसके पोर्टल पे ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। ई-वे बिल जनरेटेड बाय वन पार्टी शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय अनदर पार्टी। ई वे बिल जो बना है भाई, ऐसे तो किसी की भी डिटेल डाल देंगे, एक ट्रक में ड्रग्स डाल दी और इसको भेज दी, मतलब ई वे बिल बना दिया कि मैंने तो उसको भेजी है, वो रात को सो रहा है, उसके घर पुलिस आ गई, तो ई वे बिल एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी करेगी अनदर पार्टी। थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑब्लिक रिजेक्शन शुड बी विद इन, क्या टाइम है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का, within 72 hours of e-way bill or
रिसिपिएंट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर। 72 घंटे के अंदर अंदर या तो पोर्टल पे चले जाओ, या जब आपके पास सामान आ गया तब पोर्टल पे चले जाओ। इन दो में जो भी अर्लियर हो तब आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस लेक्चर में मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, 17 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। ई वे बिल कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इंटर स्टेट का क्या रोल है, इंट्रा स्टेट का क्या रोल है, ठीक है, क्या डिटेल पड़ती है उसमें, वैलिडिटी क्या होती है, सबसे हिट टॉपिक। ठीक है, आपसे आपके रिश्तेदार, आपके क्लाइंट, आपके दोस्त, आपका इंटरव्यूअर, आपका एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ इस लेक्चर में, मिलूँगा अगली क्लास में, आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, रिवाइज करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।